Hello everyone. Today in this particular video, we are going to discuss some very important assertion reason type questions of chapter 3, that is electrochemistry. Okay, so coming on to the first question, और first question का कहना है that conductivity always increases with decrease in concentration for strong and weak electrolyte. So strong and weak दोनों तरह के electrolytes के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. तो इसे थोड़ा समझते हैं कि क्या जो असर्शन बोल रहा है वो सही बोल रहा है या असर्शन सही है भी या ओके. सो इसमें बोला कि सपोज करते हैं हम कि ये एक कोई वॉल्यूम है. इस वॉल्यूम में इस तरह से सपोज करते हैं 6 नंबर ऑफ मोल्स जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के हैं. ओके, सो असर्शन कहता है कि कंडक्टिविटी जो है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन. डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, डाइल्यूट करना. इसको अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को बढ़ा देंगे. ये हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन कंसंट्रेशन जो इलेक्ट्रोलाइट की है वो अभी भी उतनी ही है. ओके, तो अब इलेक्ट्रोलाइट सपोज करते हैं हम कुछ इस तरह से है. ओके, ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम था और ये हमारा फाइनल वॉल्यूम. तो हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं वो उस उनके आयंस के ऊपर डिपेंड करती है. जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतने ही ज्यादा उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होगी, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो. ओके, सो जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे, इसका मतलब कि कम वॉल्यूम में आयंस की संख्या जो होगी वो ज्यादा होगी. ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी. वहीं दूसरी ओर अगर हम वी एफ या वी फाइनल के बारे में बात करें, वॉल्यूम फाइनल वाले वॉल्यूम के बारे में बात करें, तो वॉल्यूम ज्यादा है. ओके, और इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की संख्या तो वही है. इसका मतलब कि उस वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रोलाइट के नंबर्स, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की संख्या जो हो गई वो क्या हो गई, कम हो गई. और उस वजह से क्या होगा, कंडक्टिविटी जो है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिक्रीज करेंगे अगर हम कंसंट्रेशन को, तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंडक्टिविटी भी क्या करनी चाहिए, डिक्रीज करनी चाहिए. लेकिन असर्शन कह रहा है कि वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो है वो सीधा सीधा क्या हो गया, गलत हो गया या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. क्लियर. रीजन के बारे में बात करते हैं. रीजन क्या है, रीजन का कहना है नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. ओके, सो ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था, जब उसको हमने और भी ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, तो जो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन थे वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए. क्योंकि पहले कितने थे, 6 थे, और अब जब हमने उसको डाइल्यूट कर लिया तो अब पर यूनिट वॉल्यूम में आपके नंबर ऑफ आयंस की संख्या कितनी रह गई, 4 रह गई. और इन 4 की वजह से क्या हो गया, कंडक्टिविटी भी हमारी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज होने चाहिए. तो रीजन जो है वो सही है, लेकिन असर्शन जो है वो आपका क्या है, गलत है. ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, दैट assertion is wrong statement but the reason is correct. ओके, ओके, सो ये कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो असर्शन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग था. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने पर ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते. Now the second question is like assertion said that conductance of a substance increases with
डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। ओके, असर्शन का कहना है कि जो कंडक्टेंस है किसी भी सब्सटेंस का वो इंक्रीज करेगा विद द डिक्रीज इन रेजिस्टेंस। की रेजिस्टेंस को आप डिक्रीज कर दो, कंडक्टेंस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें पता है कि जो कंडक्टेंस है असल में वो किसी भी सब्सटेंस या फिर किसी वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। ओके, और रेजिस्टेंस क्या होता है कि वो जो सब्सटेंस है और वो जो वायर है वो अपने अंदर से फ्लो ऑफ करंट को कितना रेजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, उसको उस वायर की उस सब्सटेंस की क्या बोलते हैं, का रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो ये असर्शन जो है वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि जो कंडक्टेंस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा अगर हम उस वायर उस सब्सटेंस की रेजिस्टेंस को जो है क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमारा असर्शन जो हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ओके, तो इस असर्शन के लिए रीजन क्या बोलता है, रीजन कहता है द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। ओके, सीधी सीधी बात है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, C मतलब कंडक्टेंस है, R मतलब रेजिस्टेंस है, और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये हमें पता है। तो सेम चीज बोल रहा है कि अगर कंडक्टेंस चाहिए तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, सो इसका मतलब ये है कि रीजन ने जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल सही किया। ओके, सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Okay, okay, coming on to the next question. Assertion said that lambda m for weak electrolyte shows a sharp increase when the electrolytic solution is diluted. Okay, so assertion का कहना है कि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट दुर्बल दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए क्या होगा कि जो लेमडा एम है, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी जो है उसमें एकदम से शार्प इंक्रीज होगा। कब होगा, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दोगे, जब उसमें और भी ज्यादा पानी मिलाते जाओ। तो क्या ये असर्शन सही बोल रहा है क्या, जी हाँ, बिल्कुल असर्शन जो है वो सही कह रहा है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में उसके फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही क्या होंगे, आयनाइज होंगे, और जैसे जैसे हम उसको क्या करते जाएंगे, डाइल्यूट करते जाएंगे, तो मॉलिक्यूल्स को स्पेस मिलती जाएगी और वो क्या होते जाएंगे, फर्दर आयनाइज होते जाएंगे। ठीक है, मतलब अनंत तनुता पर आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट होगा। ओके, क्लियर। सो इसका मतलब ये हुआ कि आपका असर्शन जो है वो करेक्ट बात बोलता है कि आपका जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लेमडा एम में शार्प इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन देखते हैं इंक्रीज तो होगा, लेकिन शार्प इंक्रीज किस तरह से होगा वो हम रीजन पढ़ के डिसाइड करेंगे। रीजन क्या कहता है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। वही बात रीजन में भी बोली है कि जैसे जैसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस जो है आपका इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है। ओके, सो इसका मतलब ये है कि असर्शन भी आपका करेक्ट है और आपका रीजन भी जो है वो करेक्ट है, और आपका रीजन जो है वो आपके असर्शन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या फिर एक्सप्लेन कर रहा है। थोड़ा और अगर हम समझे इसको, तो हमें ये पता है कि डाइल्यूट करेंगे असल में तो कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि
नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज करता जाता है। ओके, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। तो लेमडा एम की अगर हम बात करें तो ये इक्वल्स टू होता है कैपा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, सो ये आपका कैपा जो है वो आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, और ये आपकी लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी है। ओके, सो डाइल्यूशन पे हमेशा हमेशा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होगी, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर किस तरह से फिर लेमडा एम इंक्रीज हो गया? तो यहाँ अगर हम फॉर्मूले में देखें तो जिसे हमने वॉल्यूम बढ़ाया तो के की वैल्यू क्या हो गई? के की वैल्यू तो कम हो गई, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने से इस वी की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, और उस इंक्रीमेंट ने के की डिक्रीमेंट वैल्यू को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, और अल्टीमेटली आपके लेमडा एम की वैल्यू जो है वो क्या हो गई? ज्यादा हो गई। इसी वजह से असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और असर्शन assertion and reason both are correct statements, and the reason is the correct explanation of assertion। और ये हमें कहाँ से पता चला? हमें इस फॉर्मूले के द्वारा पता चला। ओके, सो अगेन दिस इज एन important, very important question। ओके, कमिंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। assertion का कहना है that conductivity always decreases with dilution for weak electrolyte। ओके, अब यहाँ पर कंडक्टिविटी की बात हो रही है। कंडक्टिविटी का मतलब यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब हुआ कि अगर हम लेमडा एम की टर्म में लिखें तो इक्वल्स टू के मल्टीप्लाइड बाय वी होगा, कैपा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम होगा। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है? कैपा होती। तो हमें पता है कि चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जब भी वी की वैल्यू बढ़ेगी, जब भी हम उसको डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन को, तो कैपा की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ऑलवेज डिक्रीज करती है। क्यों करती है? यहाँ से क्लियर है, क्योंकि के इज इक्वल्स टू लेमडा एम अपॉन वी हो जाएगा। तो वी बढ़ाने से के की वैल्यू जो है वो कम होगी ही होगी, चाहे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो कहता है वो बिल्कुल करेक्ट कहता है। असर्शन ने सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बोला है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंडक्टिविटी जो है वो क्या कर रही है? कंडक्टिविटी जो है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है विद डाइल्यूशन। वी की वैल्यू क्या कर रही है? बढ़ती जा रही है। ओके, क्लियर है? मतलब असर्शन जो है वो सही कह रहा है। रीजन उसके बारे में क्या बोल रहा है? द टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। क्या ऐसा होता है? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करें तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन में वी को बढ़ाते जाते हैं या फिर हम उसको डाइल्यूट करते जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बढ़ता जाता है। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को तो वो बढ़ते जाते हैं। ओके, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को जगह मिलती जाती है और साथ ही साथ में वो क्या होते जाते हैं? डिसोसिएट होके आयंस बनाते जाते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीजन कहता है वो गलत कहता है। ठीक है, क्यों गलत कहता है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। यहाँ पे सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की बात हो रही है कि उस पूरे सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आयंस कम हो रहा है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर ये बोलता कि द टोटल नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, तब ये सही होता, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम पे तो डिक्रीज होंगे ही। ओके, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम? वॉल्यूम को बढ़ाते जा रहे हैं। ओके, सो वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे, हम मानते हैं।
लेकिन सॉल्यूशन की यहाँ पर बात हो रही है, तो सॉल्यूशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डाइल्यूशन के साथ में बढ़ता जाता है, साथ ही साथ में कंडक्टिविटी भी जो है वो क्या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती जाती है। ओके, सो रीजन जो हो गया वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या होगा, दैट असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट reason is a false statement. Okay. Now coming on to the fifth question, assertion कहता है E of the cell should have a positive value for the cell to function. Okay, clear? तो assertion का मानना है कि E of the cell जो होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए सेल को फंक्शन करने के लिए। ओके, ठीक है। अगर ई ऑफ सेल पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है कि सेल जो है वो काम कर रहा है। इसके लिए ई के लिए, ई ऑफ सेल के लिए जो फॉर्मूला है वो है ई ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड। ओके, क्लियर? तो बिल्कुल अगर ई ऑफ सेल जो है वो पॉजिटिव होगा, इसका मतलब सेल जो है वो चालू है। ओके, रीजन क्या कहता है, रीजन का कहना है दैट ई ऑफ कैथोड इज लेस देन ई ऑफ एनोड। ठीक है, रीजन का कहना है कि ई ऑफ कैथोड जो होगा वो लेस होगा। अगर ई ऑफ कैथोड लेस होगा तो ई ऑफ सेल जो है वो तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये वैल्यू जो हो है वो क्या हो गई, छोटी हो गई। क्लियर? अगर ई ऑफ द सेल को पॉजिटिव होना है तो ई ऑफ कैथोड मस्ट बी ग्रेटर देन ई ऑफ एनोड। बट रीजन जो है वो क्या कह रहा है कि ई ऑफ एनोड जो है वो लेस है एज कंपेयर टू ई ऑफ एनोड। सो असर्शन हमारा ठीक है, बट रीजन जो है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर क्या होगा, असर्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, और लेकिन आईएमपी क्वेश्चन था। आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन में ई ऑफ कैथोड यहाँ पर ग्रेटर देन भी आ सकता है, इससे आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, या फिर यहाँ पर वो कुछ ना कुछ चेंज भी कर सकता है। तो क्वेश्चन को एक बार हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर सोचेंगे तो आंसर जो है वो हम करेक्ट निकाल सकते हैं। ओके, सो सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन कहता है कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल। असर्शन का मानना है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के वेसल में स्टोर करके रखा जा सकता है, लेकिन ये बात तो गलत है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को हम नहीं रख सकते जिंक के वेसल में, जिंक के बर्तन में। अच्छा, रीजन क्या कहता है, रीजन कहता है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये बात तो सही है, रीजन तो सही कह रहा है। रीजन का कहना है कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो फिर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक के वेसल में कैसे रख सकते हैं आप? ओके, क्लियर? क्योंकि रीजन जो है वो सही है, लेकिन असर्शन जो हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जिंक के लिए जो ई नोट की वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखी है, वो नेगेटिव में है। और कॉपर के ई नोट की वैल्यू जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। ओके, सो जिंक जो हुआ नेगेटिव वैल्यू होने के कारण ज्यादा रिएक्टिव हुआ, कॉपर जो होगा वो लेस रिएक्टिव होगा क्योंकि उसकी ई नोट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। क्लियर है? तो अगर हमने जिंक के वेसल में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा, ओके, जो कि कैसा होता है, नीले कलर का होता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन।
ओके, सो क्या होगा, जिंक जो है वो आपके कॉपर को सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देगा और ZnSO4 बना लेगा, और कलर जो होगा सॉल्यूशन का वो फिर से चेंज हो जाएगा, मतलब अब वो कलर नीला ना होकर कलरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन जो है वो गलत बात है, लेकिन जो रीजन है वो सही है। ओके, सो आंसर विल बी assertion is incorrect statement, but reason is the correct state। ओके, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि रीजन में उसने जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर लिखा हुआ है, इसकी जगह वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी रख सकता था, और वहां से भी हम जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि जिंक की वैल्यू नेगेटिव में होगी, कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव में होगी, तभी जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा आपके कॉपर से। ओके, सो असर्शन यहाँ पर गलत है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। कमिंग ऑन टू दी सेवेंथ क्वेश्चन, और असर्शन का कहना है दैट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl solution gives chlorine at anode instead of O2। ओके, सो असर्शन का मानना है कि जब आप NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पर ऑक्सीजन की जगह क्या निकलता है, क्लोरीन गैस निकलती है। ओके, थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस को देखते हैं क्या होगा, कि ये आपके पास एक वेसल होगा, यहाँ पर आपने NaCl का सॉल्यूशन जो है वो डाला हुआ है कुछ इस तरह से। क्लियर, यहाँ दो इलेक्ट्रोड डली हुई है, यहाँ पर वायर है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, और ये जो है कहाँ, इधर लगी, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है इधर। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड की तरफ आपके क्या आएंगे, एनायंस आएंगे, इस वजह से पॉजिटिव एंड को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलते हैं, क्योंकि एनायन उस तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये एनोड होगा और ये क्या होगा, कैथोड होगा। अब अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो NaCl का सॉल्यूशन है, एनायन इधर आएंगे, मतलब कि Cl माइनस आएगा यहाँ पर। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होगा, OH माइनस आयन भी आपके एनोड की तरफ होंगे। कैथोड की तरफ अगर हम बात करें तो क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ में क्या होगा, H प्लस आयन भी होंगे। क्लियर, सो अगर हम कैथोड की बात करें, ओके, सो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर H2O जो है वो दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और H2 बना रहा होगा, और साथ ही साथ में OH माइनस आयंस को रिलीज कर रहा होगा। ठीक है, तो कैथोड पर तो कंफर्म है कि क्या निकलना है, H2 गैस जो है वो निकलना है, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलना है। क्लियर, लेकिन एनोड की बात हो रही है कि एनोड पर क्या निकलना चाहिए, एनोड पर निकलना चाहिए आपका ऑक्सीजन गैस, लेकिन निकल क्या रही है, क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है, तो अगर वो क्लोरीन गैस निकलती एनोड पर तो कुछ इस तरह से निकलती कि 2Cl माइनस क्या करते, Cl2 बनाते, और दो इलेक्ट्रॉन को क्या करते, रिलीज करते। और अगर आपका ऑक्सीजन वहां पे निकलता तो कुछ इस तरह से निकलता कि जो H2O है ये आपको क्या देता, ऑक्सीजन देता, प्लस 4H पॉजिटिव देते, और साथ ही साथ में क्या होता, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते। क्लियर, अगर हम इनके ई की वैल्यू देखें या फिर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें, तो यहाँ ऑक्सीजन के केस में ई इक्वल्स टू होता है 1.23 वोल्ट। ओके, और क्लोरीन के केस में ये होता है 1.36,
1.36, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.36 वोल्ट जो है वो वहां पर रिक्वायर्ड है। तो ई की वैल्यू को भी अगर अपन देखें तो ऑक्सीजन के लिए वो कम है, तो होना भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन जो है वो आपके एनोड पर निकलना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है कि ई की वैल्यू ज्यादा होने के बावजूद क्लोरीन जो है वहां पर लिबरेट होता है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि H2O से O2 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलवाने पड़ेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, और यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल से हम 4 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, वो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लगती है एज कंपेयर टू 2 क्लोरीन माइनस से हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकलवाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे एनर्जी कम लगती है 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में है, वो वोल्टेज के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि O2 बनाने के लिए हमें ओवर वोल्टेज देना पड़ेगा। क्लियर, रीजन को हम एक बार पढ़ लेते हैं। रीजन का कहना है फॉर्मेशन ऑफ O2 एट एनोड रिक्वायर्स ओवर वोल्टेज। क्लियर, तो रीजन जो है वो सही बात बोल रहा है कि अगर हमें O2 निकलवानी है तो हमें जो वोल्टेज है वो ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वहां से क्या निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी की डिमांड करते हैं। ओके, और ऐसा नहीं है कि O2 नहीं निकलेगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन को बनाना भी एक जो है मेथड है कि किस तरह से हम ऑक्सीजन को बना सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रोलिसिस का केस है, यहाँ पर उतना ज्यादा वोल्टेज इस्तेमाल नहीं किया जाता कि आप जो है O2 को वहां क्या कर सके, लिबरेट कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका असर्शन है वो भी ठीक कह रहा है कि एनोड पर ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन आएगा। क्लियर, और रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि O2 क्यों नहीं निकलेगी, क्योंकि O2 को निकालने के लिए ओवर वोल्टेज चाहिए। क्लियर, ओके, सो असर्शन भी करेक्ट है, assertion and reason both are correct statements, and reason is the correct explanation of assertion. Okay, so okay, now the eighth question is assertion कहता है for measuring resistance of an ionic solution an AC source is used. Okay, क्यों एसी सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, असर्शन का मानना है कि अगर आपको किसी आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है तो वहां पर आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एसी सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप वहां पर डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डीसी सोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन क्या कह रहा है उसको हम एक बार सुन लेते। रीजन का कहना है that concentration of ionic solution will change if DC source is used। इसका मतलब कि हाँ, जो आपका रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि डीसी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। तो रीजन के अकॉर्डिंगली जब हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, जैसे कि हम बात करें आपका सेल हो गया। ठीक है, तो सेल जो है वो एक क्या है, डायरेक्ट करंट देता है, हमें डीसी करंट देता है। ओके, और एसी जो नॉर्मल हमारी लाइट होती है हाउस होल्ड में, वो हमारा क्या होता है, अल्टरनेट करंट होता है, वो एसी करंट होता है। ओके, सो जब हम डीसी का इस्तेमाल करते हैं तो आयनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहां पर आपके आयनिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ डीसी सोर्स। ठीक है, अभी हमने देखा कि अगर हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो हमें क्या चाहिए,
एक बैटरी चाहिए इस तरह की। ओके, और ये किस तरह का सोर्स है? ये एक डीसी सोर्स है, ये एक डायरेक्ट करंट का सोर्स है। और इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका जो एनोड है और जो कैथोड है, वहां पर अलग अलग तरह की गैसेस जो है वो निकलती हैं। वो डिपेंड करता है कि किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है। तो अगर सॉल्यूशन में वो आयंस गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन की चेंज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रीजन ने है क्या बोला है, बिल्कुल सही बात बोली है। और असर्शन भी क्या कहता है, बिल्कुल सही बात कहता है कि अगर आपको रेजिस्टेंस निकालने के लिए डीसी का इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या करो आप, डेफिनेटली बात है एसी का इस्तेमाल करो। ओके, और हमने पढ़ा है कि जब हम रेजिस्टेंस निकालते हैं किसी सॉल्यूशन का तो वो किस तरह से निकालते हैं, व्हीट स्टोन ब्रीच की हेल्प से हम जो है रेजिस्टेंस निकालते हैं। वो कुछ इस तरह से होता है। इस तरह से जो है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो होता है। यहाँ पर R1, R2, R3, R4 और R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4 होता है। इनमें से किसी एक आर की जगह हम क्या रखते हैं, हमारा सॉल्यूशन जो है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो रखते हैं। और इसे हम कनेक्ट करते हैं हमारे एसी सोर्स के साथ में। ठीक है, लेकिन जो सॉल्यूशन हम लेते हैं, ठीक है, वो भी एक पर्टिकुलर आपके वेसल में लिया जाता है। और उस वेसल को जो है क्या बोला जाता है, उस वेसल को कंडक्टिविटी सेल बोला जाता है। ओके, उस सेल को क्या बोला जाता है, उसको कंडक्टिविटी सेल बोला जाता है। और उसके अंदर प्लेटिनम रॉड का इस्तेमाल किया जाता है और उन प्लेटिनम रोड के ऊपर प्लेटिनम ब्लैक का कवर चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ में जो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो नॉर्मल वाटर ना होकर कंडक्टिविटी वाटर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी खुद की कंडक्टिविटी जो है वो न के बराबर होती। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं किसी सॉल्यूशन के रेजिस्टेंस को निकालने से पहले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर असर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है। साथ ही साथ में जो रीजन है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स and reason is the correct explanation of assertion. ओके, सो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस में है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है थोड़ा आईएमपी हो सकता है। ओके, सो ध्यान में रखना है। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, असर्शन का कहना है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल we cannot use KCl in the salt bridge if anionic or uh, anodic or cathodic compartment consist of Ag plus or Pb2 plus ion। देख लेते हैं, पहले हम बना के देखते हैं। ये हमारा एक हाफ सेल हो गया, ये दूसरा हाफ सेल हो गया। यहाँ पर हमारा क्या होगा, सॉल्ट ब्रिज होगा। एक इलेक्ट्रोड ये हो गई, यहाँ वोल्ट मीटर या फिर एमीटर लगा हुआ होगा जो कि करंट की डायरेक्शन हमें बताएगा। ओके, सो असर्शन का कहना है कि इस सॉल्ट ब्रिज में हम केसीएल का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब इन दोनों कंपार्टमेंट में से, जो कि एक कैथोडिक होगा तो डेफिनेटली एक आपका एनोडिक होगा, इनमें से अगर कहीं पर एजी प्लस या फिर Pb2 प्लस आयन हो। ठीक है, क्या कहता है असर्शन कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में
अगर हमने इन दोनों कंपार्टमेंट में से, इन दोनों हाफ सेल में से कहीं पर भी Ag प्लस या Pb2+ का सॉल्यूशन लिया है, तो हम सॉल्ट ब्रिज में KCl का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और असर्शन बिल्कुल क्या है आपका, सही है। ठीक है, तो रीजन पढ़ लेते हैं कि क्या रीजन हमें बता रहा है कि क्यों KCl का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रीजन का कहना है कि सॉल्ट ब्रिज इज employed to maintain the electrical neutrality and to minimize the liquid-liquid junction potential. ओके, सो स्टेटमेंट तो ये भी करेक्ट है। ये किसके बारे में बात हो रही है, ये आपके सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात हो रही है कि सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्यों किया गया, क्योंकि ये क्या कहता करता है, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। जहां पॉजिटिव आयन चाहिएंगे, सॉल्ट ब्रिज वहां पॉजिटिव आयन सप्लाई करेगा। अगर नेगेटिव आयन चाहिए तो सॉल्ट ब्रिज जो है वो नेगेटिव आयन सप्लाई करेगा। साथ ही साथ में वो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, कहां पर, एट द एंड ऑफ द यूट्यूब। ओके, एट द एंड ऑफ दिस यूट्यूब। क्लियर। सो रीजन से कहीं भी हमें ये पता नहीं लग रहा कि क्यों हम सॉल्ट ब्रिज में KCl का इस्तेमाल नहीं करें। क्लियर है, इसका मतलब असर्शन ठीक है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो आंसर क्या होगा, दैट असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर। तो देख लेते हैं कि क्यों KCl का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि KCl जो है वो हमें K+ और Cl- आयन प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए। लेकिन अगर आपने किसी एक हाफ सेल में Ag+ का इस्तेमाल किया, तो वो Cl आयन के साथ में मिलकर AgCl के प्रेसिपिटेट बना लेगा। अगर आपने Pb2+ का इस्तेमाल किया, तो वो Cl- के साथ में PbCl2 के प्रेसिपिटेट बना लेगा। और इससे क्या हो जाएगा, आपके सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब आपके आयन जो है वो क्या हो गए, प्रेसिपिटेट। क्लियर। ओके, सो क्या इस्तेमाल करेंगे अगर KCl नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सारी की सारी दिक्कत जो है वो Cl की है। तो Cl को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं KNO3 या फिर K2SO4 जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम अब अपने सॉल्ट ब्रिज में इस्तेमाल ले सकते हैं इन प्लेस ऑफ KCl। ओके, क्लियर। सो ये रहा इस पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, और ये रहा इसका आंसर कि आपका रीजन जो है वो भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन वो कहीं भी आपके असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में इतने ही IMP और मोस्ट IMP असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के कुछ IMP असर्शन रीजन क्वेश्चंस को देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।